वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है दिल्ली ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। यानी कि दिल्ली के बारे में हमें लर्न करना है कि मध्य युग में दिल्ली का दर्शन हमें करना है कि दिल्ली किस तरीके का था, वहाँ पे कौन कौन से शासक आए, उनकी क्या हिस्ट्री थी, किस तरीके किसको हरा के वो उन्होंने वहाँ की गद्दी हड़प ली। तो इन सब की स्टोरीज है हिस्ट्री की दिल्ली के रिलेटेड, तो हम उसके बारे में इस चैप्टर में लर्न करेंगे। भगवती बेन went on a tour of North India. She was interested in history and so she noted down information about the rulers of Delhi in her diary. This tour diary was read out in the classroom. What was read out is as below. अभी भगवती बेन जो है वो नॉर्थ इंडिया में घूमने गए थे, उनको भी हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए जब वो दिल्ली घूमने गए तो वहाँ का पूरा रूलर्स ऑफ दिल्ली वो सब उन्होंने उनकी इन्फॉर्मेशन अपनी डायरी में नोट डाउन की। अभी ये जो डायरी है ना वो क्लासरूम में पढ़ी जा रही है किसी स्कूल की, तो वो लोग क्या पढ़ रहे हैं ना वो हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे। मतलब इनडायरेक्टली ये डायरी के माध्यम से हम दिल्ली के बारे में लर्न करने वाले हैं। तो पहला है स्लेव यानी कि गुलाम डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश। द दिल्ली सल्तनत वॉज फाउंडेड इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। अभी 13th सेंचुरी के स्टार्ट में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। आफ्टर द डेथ ऑफ घोरी, वन इज लोयल स्लेव्स बिकम द कमांडर एंड एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द थ्रोन ऑफ दिल्ली। Thus, the slave dynasty started ruling over Delhi. Throughout, he faced many difficulties in establishing his power in India. He managed to provide a stable administration. अभी जो स्लेव डायनेस्टी के जो राजा थे जो जिनका नाम था घोरी, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके जो विश्वास पात्र लाइक उनके गुलाम थे, उनके जो सरदार थे ना, उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली थी जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली थी, तो उस तभी से वहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना हुई दिल्ली की गद्दी पे। अभी भारत में सत्ता जमाने के लिए उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन फिर भी वो भारत में आकर स्टेबल हो गए, अपने यहाँ पे अपनी स्थिरता उन्होंने जमा ली। ये स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनार। अभी उन्होंने मीनार यानी कि कुतुब मीनार जो है ना उनका बांधकाम शुरू किया। हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश हु सक्सेड हिम कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट मीनार, द मीनार विच कम्स टू नोन एज द फेमस कुतुब मीनार। अभी कुतुब मीनार जो बनाया है ना वो बनाने की शुरुआत किन्होंने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि घोरी के जो एक विश्वास पात्र कमांडर थे, जो कि घोरी के अवसान के बाद दिल्ली की गद्दी पे आए थे और वहीं से गुलाम वंश की शुरुआत हुई थी। तो उन्होंने कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की। जब वो बनाने की शुरुआत की तब उसका नाम सिर्फ मीनार था, तो वो बीच में अटक गया होगा, इसलिए उनके सन इन लो जो थे ना इल्तुतमिश, उन्होंने वो काम पूरा किया, वो बांधकाम पूरा किया। और जो मीनार है ना वो कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इसकी पिक्चर आप देख सकते हो। ओके, famous Qutub Minar is shown in the picture 8.1. The architectural style in Qutub Minar was constructed is a mixture of both Hindu and Muslim style. This place was the capital during the Sultanate age. अभी कुतुब मीनार की खासियत क्या थी? वो उस समय में बहुत ही फेमस था और आज भी बहुत फेमस है। और वो ये जो गुलाम वंश थी ना, ये जो कुतुब मीनार जहाँ पे बनाया था ना, वहाँ की एक कैपिटल यानी कि राजधानी थी। ठीक है, तो उनकी खासियत क्या थी कि वहाँ पे जो बांधकाम हुआ था ना वो कुछ हिंदू और मुस्लिम शैली दोनों का मिक्सचर हुआ था। ऐसा ही नहीं कि पूरा मोमेडियन का बांधकाम लगे और ऐसा भी नहीं कि पूरा हिंदू शासक का बांधकाम लगे, ये दोनों का मिक्सअप था। Iltutmish was also a slave in the beginning. He conquered many territories in India and made them a part of Delhi Sultanate. So he is known as the founder of the slave dynasties. अभी ये जो इल्तुतमिश है ना वो भी गुलाम वंश का ही था। उन्होंने बहुत सारे प्रदेशों को जीता इंडिया के और उनको क्या में शामिल किया, अपने दिल्ली के सल्तनत में उनको शामिल कर दिया और इस तरीके से उन्होंने अपना दिल्ली का जो साम्राज्य है ना उसको बढ़ा दिया। सो ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टीज। वो स्लेव डायनेस्टीज के फाउंडर यानी कि शासक माने जाते थे। हिज डॉटर रजिया सुल्तान ascended the throne after his death in 1236 CE. Razia was the first female ruler to rule over Delhi. अभी इल्तुतमिश के जाने के बाद यहाँ की जो दिल्ली की जो सल्तनत थी, वहाँ की गद्दी थी, तो किसने संभाली? रजिया सुल्ताना, अदरवाइज रजिया सुल्तान। लेकिन ये जो रजिया सुल्तान थी ना वो उनकी बेटी थी, लाइक अ फीमेल रूलर थी, सुल्ताना। ओके,
तो उन्होंने दिल्ली की गद्दी संभाली थी 1236 में। शी यूज टू ड्रेस एज अ मेल व्हेन शी वॉज इन अ कोर्ट। अभी जब वो अपने दरबार में होती थी ना, राज दरबार में, तो वो लड़कों की तरह ही कपड़े पहनती थी, पुरुषों की तरह। पुरुषों का वहाँ पे जो पोशाक होता था राज दरबार में, तो उनकी तरह ही वो कपड़े पहनती थी। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस ऑफ द टाइम, मिन्हाज ए सिराज, रजिया was a more capable and efficient ruler than her brothers. However, being a woman, she was not accepted as a ruler. अभी उस समय के जो इतिहासकार थे जिनका नाम था मिन्हाज ए सिराज, ओके, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि रजिया जो है ना, वो अपने भाइयों से बहुत ही ज़्यादा सक्षम थी शासन करने में। और एक राजगद्दी के ऊपर जिस तरीके के इंसान को बैठना चाहिए ना, तो अपने सारे भाइयों में एकदम बेटर थी, उसको ही वहाँ का शासन संभालना चाहिए था। लेकिन वो एक लड़की थी ना, इसीलिए उसको एज अ रूलर एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाजू के 8.2 पिक्चर में रजिया सुल्ताना की एक पिक्चर दी गई है, जो कि इल्तुतमिश की डॉटर थी। वो वहाँ उन्होंने वहाँ की गादी संभाली थी, लेकिन उसको किसी ने स्वीकार नहीं किया था क्योंकि वो एक लड़की थी। अभी नीचे थिंक में क्वेश्चन दिया है, पोजिशन ऑफ मैन एंड वुमेन इज इक्वल इन सोसाइटी, देन व्हाई वाज रजिया सुल्तान नॉट एक्सेप्टेड एज अ रूलर। अभी यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि एक स्त्री और पुरुष है, उन दोनों को समाज में एक समान स्थान देना चाहिए, लेकिन रजिया सुल्तान को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया? क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान है पहले से ही, ठीक है, लाइक हमारे पुरानों से चला आता रहा है। और उस अभी एजुकेशन आने के बाद लोग इतने समझदार हुए हैं कि भाई लेडीज़ को भी इतने सम्मान, इतनी इज्जत, इतना स्थान देना चाहिए, उनको भी सारी चीज़ों में शामिल करना चाहिए। इसलिए आज लड़कियों ने, बहुत सारी महिलाओं ने इतना नाम कमाया है। लेकिन जब ये सब हमारा हिस्ट्री का टाइम चल रहा था, हमारे पुराने मतलब बहुत साल पहले, तो तभी ये सिचुएशन नहीं थी, लोगों के पास इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं था। जो रज़िया सुल्ताना का समय था ना, उस समय लोग इतने अवेयर नहीं थे स्त्रियों को आगे बढ़ाने के बाबत में, इसीलिए शायद रज़िया सुल्तान को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि वो इतनी कैपेबल थी, बेटर थी। तो ये जो पुरुष होते हैं ना, उनके जो भाई थे ना, और सारे राज दरबार के लोग थे, वो एक लड़की थी, इसीलिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे कि एक लड़की हमसे बेटर कैसे हो सकती है, इसलिए शायद उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अमीर उमराव डिसलाइक रजिया एज ए रूलर। अभी किसको रजिया का शासक होना पसंद नहीं था? अमीर उमराव। रजिया's रूल कम टू एन एंड ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ अमीर्स। अभी ये जो अमीर उमराव है ना, उनको रजिया का शासक होना पसंद नहीं था क्योंकि वो एक लड़की थी, इसलिए उन्होंने बीच में खटपट करना शुरू कर दिया, लोगों को उनके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, रजिया के खिलाफ सारे राजदरबार में उनके भाइयों को भड़काना शुरू कर दिया। इसीलिए ये जो रजिया है ना, उसके जो शासन का अंत आया। देर वॉज कंप्लीट डिसऑर्डर इन द सल्तनत फॉर 6 years आफ्टर हर डेथ। अभी ये जो रजिया सुल्ताना मर गए, उनके मर जाने के 6 साल तक यहाँ पे पूरे जो राज्य थे ना, पूरे दिल्ली सल्तनत थी, उसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि कोई अच्छा रूलर नहीं था वहाँ का रूल हैंडल करने के लिए। एट लास्ट अमीर एंथ्रॉन नसरुद्दीन द सन ऑफ इल्तुतमिश। अभी अमीर ने उसके बाद एंथ्रॉन यानी कि जो तख्त था, दिल्ली का तख्त, दिल्ली की जो गादी थी, वो किसको दी? नसरुद्दीन, जो कि इल्तुतमिश का एक पुत्र था। ही रूल फॉर 21 years। अभी नसरुद्दीन ने कितने साल तक शासन किया? 21 साल तक। आफ्टर हिज डेथ गियाजुद्दीन बलबन असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अभी नसरुद्दीन की मौत के बाद उन्होंने 21 साल तक शासन किया, उनकी डेथ हो गई, तो तब किसने दिल्ली की गद्दी संभाली? गियासुद्दीन बलबन। ही वॉज स्ट्रॉन्ग रूलर हु ब्राउट एन एंड द डिसऑर्डर एंड एस्टैब्लिश पीस। अभी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर था, और उन्होंने क्या किया कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा बेस डाला, बहुत बड़ा एक पिलर डाल दिया, कि एक स्ट्रॉन्ग रूलर का पिलर वहाँ पे डाल दिया, और उनको दिल्ली को एक बहुत बड़ी सल्तनत बनाई। बलबन हैड बीन द वजीर ऑफ नसरुद्दीन फॉर 20 years। अभी जो नसरुद्दीन थे इल्तुतमिश के बेटे, तो वो उनके वजीर थे जिसका नाम था बलबन, ओके। और वो 20 साल तक नसरुद्दीन के साथ रहे, तो इसलिए उनको पता रहता है कि हम दिल्ली को ज़्यादा अच्छा कैसे बना सकते हैं, इसलिए वो यहाँ के राजा बने, और उन्होंने दिल्ली को एक स्ट्रॉन्ग थ्रोन प्रोवाइड किया। सब्सिक्वेंटली
He ruled as a sultan for 22 years. His descendants were weak and the Khilji dynasty established its rule over दिल्ली. अभी उन्होंने 22 साल तक यहाँ पे दिल्ली में शासन किया, लेकिन जब आए खिलजी वंश के लोग तो उन्होंने यहाँ पे उनके शासन को एकदम वीक कर दिया और दिल्ली पे अपनी खिलजी वंश की या तो फिर खलजी जिसको बोलते हैं खिलजी अदरवाइज खलजी वंश की स्थापना कर दी और तभी से खिलजी वंश का शासन दिल्ली पे शुरू हुआ. अभी थिंग्स टू नो में कुछ दिया है कि जो फीमेल रूलर थी उनके बारे में दिया है, कुछ फीमेल रूलर इतिहास में हो गई उनके बारे में. रजिया सुल्ताना इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन एंड कॉइन्स दैट शी वाज इल्तुतमिश डॉटर. अभी उन्होंने अभिलेखों और सिक्कों के ऊपर रजिया सुल्ताना है ना, उन्होंने सिक्कों के ऊपर लिखवाया था कि वो इल्तुतमिश की बेटी है. वो एक लड़की थी और उसने वही साबित किया कि वो भले ही रूलर हो, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया नहीं किया, लेकिन वो इल्तुतमिश की बेटी है, वो उनके लिए प्राउड है. इसलिए उन्होंने अभिलेखों के ऊपर सिक्कों के ऊपर ये लिखवाया. द काकटिया डायनेस्टी यूज टू रूल ओवर वारंगल इन प्रेजेंट आंध्र प्रदेश. अभी आंध्र प्रदेश जो है उसका जो वारंगल क्षेत्र है ना, उसमें एक काकतीय वंश का शासन था. द एटीट्यूड ऑफ क्वीन रुद्रमा देवी, a ruler of this dynasty, were exactly the opposite of that रजिया सुल्ताना. अभी यहाँ की जो शासन करने वाली कौन थी? रानी रुद्रमा देवी. ओके, उनका नेचर, उनका कैरेक्टर, सब कुछ रजिया सुल्ताना से एकदम से ऑपोजिट था. क्यों? ये हमें क्यों पता चलता है? इन हर इंस्क्रिप्शन सी एनक्रेव्ड हर नेम लाइक अ मैन. ओके, रजिया सुल्ताना जो थी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं रूलर हूँ, लेकिन मैं इल्तुतमिश की बेटी हूँ, डॉटर हूँ. लेकिन यहाँ पे क्वीन रुद्रमा देवी जो है ना, उन्होंने यहाँ पे क्या लिखवाया इंस्क्रिप्शन के ऊपर कि उनका नाम एक पुरुष की तरह लिखवाया कि वो एक पुरुष है. लाइक शी वॉज नॉट अ क्वीन, सी वॉज अ किंग. ठीक है, वो एक राजा है. इस तरीके से उन्होंने अपना नाम अभिलेखों के ऊपर लिखवाया. सिमिलरली देयर वाज अ क्वीन दिद्दा who once ruled over Kashmir. She was अफेक्शनेटली कॉल्ड दीदी बाय हर सब्जेक्ट्स. अभी ये जो क्वीन दिद्दा जो थी ना, उन्होंने कश्मीर के ऊपर शासन किया और कश्मीर की जो प्रजा थी ना, वो उनको बहुत ही प्यार से दीदी बुलाती थी. ओके, और जिनका नाम था क्वीन दिद्दा. अभी नीचे है खिलजी डायनेस्टीज, खिलजी वंश. विद इन 4 years ऑफ बलबंस डेट द खिलजी डायनेस्टी एस्टैब्लिश रूल ओवर दिल्ली. अभी जो बलबंस थे ना, उनकी मौत के बाद 4 साल में ही जो खिलजी वंश के राजा सारे थे ना, उन्होंने दिल्ली को अपने सर पे ले लिया, अपने हाथ में ले लिया. द तुर्क कम्युनिटी वो बिलोंग टू खिलजी इन अफगानिस्तान वॉज नोन एज अ खिलजी. अभी खिलजी किसको बोला जाता है? कि तुर्क कम्युनिटी के राजा थे जो कि खिलजी खिलजी नाम का एक प्रदेश है अफगानिस्तान में, वहाँ पे रहते थे, इसलिए उनको खिलजिस बोला जाता है. जैसे कि हम भारत के गुजरात में रहते हैं और हमें गुजराती बोलते हैं ना, इस तरीके से खिलजी का नाम पड़ा था. जलालुद्दीन खिलजी ब्राउट एन एंड टू द स्लेव डायनेस्टी एंड इन इट्स प्लेस फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टीज. अभी जलालुद्दीन खिलजी तो है ना, उन्होंने गुलाम वंश का अंत किया था और यहाँ पे अपने वंश का शासन किया था. खिलजी वंश का यहाँ पे शुरुआत की थी. इन 1296 CE, Alaluddin Khilji, who was both his nephew and his son, overthrew Jalaluddin and became the ruler of Delhi. अभी यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, वो जलालुद्दीन खिलजी के नेफ्यू भी थे और उनके सन इन लो भी थे. लेकिन उन्होंने गद्दी के लिए ये जो जलालुद्दीन है ना, उनके साथ फाइट कर ली और उनका शासन अपने हाथ में ले लिया क्योंकि वो वहाँ के राजा बनना चाहते थे. ही वॉज वेरी एम्बिशियस, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था. कौन? जलालुद्दीन. ओके, यहाँ अभी देखो जलालुद्दीन का जो जमाई और उनका जो नेफ्यू है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी. नीचे उसकी फ़ोटो दी गई है. वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था. अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि बलबंस के बाद आया जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद आया जे के बाद आया ए. ओके, जनरली क्या होता है? ए फॉर एप्पल, उसके बाद लाइन में एबीसीडी में आता है जे फॉर जग, लेकिन आपको उल्टा याद रखना है. पहले क्या याद रखना है? जे फॉर जग. क्यों? जलालुद्दीन खिलजी याद रखना है. पहले आया था जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद उनका नेफ्यू और उनका सन इन लॉ जिन्होंने उनकी गादी हड़प ली, वो थे अलाउद्दीन खिलजी. अभी अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा थे क्योंकि वो जो चाहते हैं ना, वो हासिल करके ही रहते हैं. ही कंट्रोल द इंटरफेरेंस ऑफ उलेमास एंड उमराउस इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. अभी
उनके राज्य में जो शासन चल रहा था ना, उसमें उलेमास एंड उमराओस का जो इंटरफेरेंस था ना, उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी फ्रेम स्ट्रिक्ट लॉ टू कंट्रोल प्राइस। उस समय क्या होता था कि व्यापार भी होता था, तो वहाँ पे प्राइस बढ़ती रहती थी। जो बेसिक चीज़ें होती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो आम जनता को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसलिए उन्होंने जहाँ पे उनका शासन था, वो पूरी जगहों पे प्राइस को बढ़ाने के ऊपर बहुत ही बड़ा कायदा लगा दिया। तो फेमस पोएट अमीर खुसरो whose works are well known, and on his court there was complete disorder in the kingdom after his death, and the Tughlaq dynasty established its power, replacing the Khilji dynasties. अभी अमीर खुसरो जो है ना, वो उनके दरबार के बहुत ही फेमस पोएट थे। यहाँ पे नीचे उनकी फ़ोटो भी दी गई है। अभी अमीर खुसरो जो है उनके दरबार को सुशोभित करते थे क्योंकि वो बहुत ही बड़े पोएट थे। अभी वहाँ पे उन्होंने, खिलजी ने बहुत सालों तक शासन किया, लेकिन उनकी मौत के बाद पूरे राज्य में अंधाधुंधी फैल गई। और खिलजी की जगह किसने ले ली, कौन से वंश ने ले ली? तुगलुक वंश, तुगलुक वंश ने ले ली। ओके। अभी ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, उनका कैरेक्टर किस टाइप का था, अगर आप वो प्रैक्टिकली देखना चाहो ना, तो एक मूवी है पद्मावत मूवी। वो मध्य युग के शासन के ऊपर थोड़ा सा है, क्योंकि उसमें मध्य युग के शासक के तरीके एक राजपूत शासन के बारे में हमने देखा था। उसमें हमने पद्मावती रानी के जौहर के बारे में भी सुना था एक चैप्टर में आगे के। तो उसमें पद्मावती का भी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे दी गई है। और साथ ही साथ खिलजी, खिलजी का जो है अलाउद्दीन जो खिलजी और जलाउद्दीन खिलजी, ये इन दोनों के बारे में भी वहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री का पोर्शन आता है। तो अगर आप ये देखते हो ना मूवी, तो उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि उनका कैरेक्टर किस तरीके का था और वो किस टाइप का राजा था। अभी यहाँ पे थिंक में एक पोर्शन दिया है। इफ द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज आर नॉट कंट्रोल्ड, हाउ विल इट अफेक्ट अवर लाइफ? डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ बेसिक कमोडिटीज? वाई? अभी यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि कुछ हमारी जीवन जरूरियाती चीज़ें होती है, उसके अगर अभी हम भाव नियंत्रण ना लगाए, यानी कि प्राइस के ऊपर कंट्रोल ना लगाए, तो हमें किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है? तो हमें बहुत तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है, हमारी अर्निंग नहीं बढ़ रही है, हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। ओके, तो प्राइस बढ़ रही है तो वो चीज़ हमारी बेसिक नीड होती है, लाइक कपड़े होते हैं, कुछ खाना होता है, जैसे कि मिल्क होता है, ठीक है, वो हमें चाहिए ही चाहिए। लाइक सॉल्ट होता है, वो भी हमें चाहिए ही चाहिए, हम उसके बिना नहीं रह सकते। ऑयल है, ग्रेन्स है, अगर इसके ऊपर भाव नियंत्रण नहीं होगा तो जो लोग हैं उसको ले नहीं पाएंगे और हमारी जो लाइफ की एक स्टेबिलिटी होती है ना, वो डिस्टर्ब जैसे हो जाएगी। डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ बेसिक कमोडिटीज़? क्या आप सोचते हो कि हम पे हमारी बेसिक कमोडिटीज़ के ऊपर प्राइस कंट्रोल होना चाहिए? तो ऑफकोर्स होना चाहिए, क्योंकि हमारी बेसिक नीड जो है वो कोई भी प्राइस में अभी हमें अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही है। आगे जाके ऐसा हुआ कि उसमें कुछ प्राइस ऐड हो गई, उसकी प्राइस बढ़ गई, लेकिन हमारी अर्निंग वही की वही है, तो हो सकता है कि हमारा एक्सपेंसेस बढ़ जाए, मंथली हम जो सेविंग करते हैं वो ना हो। और कुछ आम आदमी जो होते हैं, कुछ लाइक बहुत गरीब होते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें होती है, कुछ घर की चीज़ें होती है, कुछ कपड़े पहनने होते हैं, हमें उन सब की प्राइस हमेशा से स्टेबल रहनी चाहिए। अभी हम लर्न करेंगे तुगलुक डायनेस्टीज के बारे में, यानी कि तुगलुक वंश के बारे में, जो कि खिलजियों के बाद दिल्ली की गादी पे आया है। वो गियासुद्दीन तुगलुक फाउंडेड द तुगलुक डायनेस्टी विद इन 4 years आफ्टर द डेट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अभी अलाउद्दीन खिलजी जो मर गए ना, उनके 4 साल के अंदरों अंदर ही गियासुद्दीन तुगलुक ने अपना दिल्ली में अपना शासन जमा लिया। डाक चौकी, तो पोस्टल सर्विस वो स्टार्टेड इन हिज टाइम। अभी उनके समय में एक टपाल व्यवस्था शुरू हुई थी, तार टपाल व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम था डाक चौकी। वो किस तरीके से होती थी? द लेटर्स वेर कैरिड बाय हॉर्स राइडर्स। अभी हम किसी को लेटर्स पहुंचाना चाहते हैं तो कुछ घुड़सवार होते हैं, हॉर्स राइडर्स होते हैं, वो हमारा लेटर लेके जाते हैं और जो हमें जिसको देना चाहिए होता है उनको पहुंचा देते हैं, जिसका नाम था डाक चौकी। पोस्टमैन वेर रिफर्ड टू एज अ हलकारो एट दैट टाइम। रिफर टू सौराष्ट्र इन रसधार टू नो मोर अबाउट हलकारो। अभी यहाँ पे ये जो पोस्टमैन थे, यानी कि ये जो हॉर्स राइडर थे, उनको क्या बोला जाता था? हलकारो बोला जाता था। अभी सौराष्ट्र रसधार इस नाम की गुजराती में बुक है, उसके बारे में, हलकारो के बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। मोहम्मद तुगलुक बिकम द सुल्तान
आफ्टर गियाजुद्दीन के मर जाने के बाद वहाँ का सुल्तान कौन बना? मोहम्मद तुगलक। अभी यहाँ पे मोहम्मद तुगलक एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे, क्योंकि उनकी योजनाएं कुछ थी। उनकी योजना ऐसी थी कि जिसमें ऐसा भी होता था कि कहीं प्रॉफिट होता है तो कहीं लॉस होता है, वो दोनों साथ में होता है। प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट ही होता है, लॉस होता है उसको लॉस होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी है, विम्सिकल आइडियाज ऑफ मोहम्मद। विम्सिकल क्यों बोला जाता है? तरंगों की योजना। ठीक है, वो उसमें सारे एक उजाला होता है, अंकर होता है, वो सब एक साथ दिखते हैं। यहाँ पे देखो ये ढेर पड़ा है तो ये हमारा लॉस है, कितना ऐसे ही पड़ा है, लेकिन यहाँ पे उसको सेल करते हैं तो वो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ओके, तो ये पिक्चर है वो बहुत डिटेल में समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन हम ये पैराग्राफ लर्न करेंगे ना, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैनी ऑफ डिसीजंस दैट ही टूक वेरी citizen. Among these, the two main plans were the transfer of capital from Delhi to Daulatabad and introducing the use of copper currency. During the Muhammad Tughlaq's reign, Ibn Battuta, यहाँ ये पर्सन का नाम है इब्न बतूता, an African traveler from Tangier belonged to the Habsi tribe, visited India. Citizens the Sultan's administration. He was written that Muhammad Shah's rule was an amalgamation of both good and bad administrative policies. अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो मोहम्मद जो थे ना, मोहम्मद तुगलक, वो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई थी। जैसे कि हम कुछ आम लोगों के लिए योजना बनाते हैं ना, कि उनको लाइक फ़ायदा होता है तो किस तरीके से हम उसको फ़ायदा दे सकते हैं। ये सारी योजनाएं हमारे राज्य में अमल में आनी चाहिए, इससे सारे लोगों को प्रॉफिट मिले। ये सारी योजनाएं हमारे यहाँ पे आनी चाहिए जिससे सब लोगों को टैक्स पे करना चाहिए, इस तरीके। तो ये बहुत योजनाएं थी जिनकी बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे लोगों ने टीकाएं की थी। उसमें 2 प्लान है, जिसमें दिल्ली और जो दौलताबाद जो उनकी कैपिटल है ना, उनका स्थलांतर हुआ था। साथ ही साथ जो तांबे के सिक्के होते थे ना, उसका इंट्रोड्यूसिंग किया गया था। अभी मोहम्मद तुगलक जो है ना, उसके समय में इब्न बतूता नाम का एक अफ्रीकन ट्रैवलर था जो कि हब्सी जाति से बिलोंग करता था। वो हमारे इंडिया में घूमने आए थे, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने मोहम्मद तुगलक का एडमिनिस्ट्रेशन देखा, उनका शासन देखा। तो उनके शासन के बारे में ट्रैवलर ने कुछ लिखा है कि ये गुड एंड बैड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का अमालगामेशन का मीनिंग होता है संगम। ओके, अमालगामेट करना। किसका संगम? गुड एंड बैड एडमिनिस्ट्रेटिव। क्यों? बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छी शासन व्यवस्था और बुरी शासन व्यवस्था, ये दोनों का मिक्सचर है उनके शासन में। मतलब वो अच्छा शासक थे, लेकिन वो बुरे भी शासक थे, क्योंकि उनकी कुछ योजनाएं ऐसी थी जिससे लॉस, प्रॉफिट तो होता ही था लेकिन कहीं ना कहीं लॉस भी होता था। ओके, तो आज हमें इतना ही लर्न करना है। आगे का पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। तब तक आपको ये इतना पोर्शन समझ लेना है। ओके, वंदे मातरम।